So hello and welcome to my channel. A very good afternoon to all of you present here who taking my class, and today we will discuss the editorial from the Hindu newspaper, and the editorial which I am taking is Digital Exile on Digital Censorship. ठीक है, चलिए पार्ट 1 करते हैं जल्दी से वोकेबलरी, फिर हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वर्ड है क्रिसेंडोड। क्रिसेंडोड सफिक्स क्या है देखते हैं, सफिक्स से पता लगाते हैं, देखते हैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। लास्ट में आ रहा है ईडी, तो ईडी वाले वर्ड्स कौन से होते हैं? वर्ब, वर्ब की पास्ट फॉर्म। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी इसकी? वर्ब। क्या मतलब होता है इसका? इंक्रीज ग्रेजुअली टू अ पीक, धीरे धीरे बढ़कर चरम पर पहुंचना। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके या धीरे धीरे करके ऊपर तक जाना। सिनोनिम्स देखते हैं इसके। एस्केलेटेड, इंटेंसिफाइड तेज हुआ, एम्पलीफाइड बढ़ाया गया, सर्ज अचानक बढ़ा, पीक्ड चरम पर पहुंचा। तो ये एक्सकेलेटेड, इंटेंसिफाइड, एम्पलीफाइड, सर्ज, पीक, ये सब क्या होगा इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देखते हैं हम जल्दी से। डिक्लाइंड, डिक्रीज्ड कम होना, डिमिनिश्ड खत्म हो जाना या कम हो जाना, रिड्यूस्ड वीकेंड कमज़ोर हुआ। तो ये सारे जो है ऑपोजिट्स हो गए। डिक्लाइन, डिक्रीज, डिमिनिश्ड, रिड्यूस, वीकेंड। फाइन। अब देखते हैं यूपीएससी वाले बच्चे इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस बनाने में। यूज़ इन एसेज टू डिस्क्राइब ग्रेजुअल राइज ऑफ इशूज़। अगर आप किसी भी इशू के बारे में बात कर रहे हैं और ग्रेजुअल राइज के बारे में बता रहे हैं तो ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, क्रिसेंडोड। एग्जाम्पल देखिए, पब्लिक डिसेंट क्रिसेंडोड ड्यूरिंग पॉलिसी फेलियर्स। चलिए निमोनिक देखते हैं। क्रिसेंडो, क्रिसेंडो का मतलब क्या होता है? साउंड गोइंग अप, है ना। क्रिसेंट डो कैसे साउंड कर रहा है? जैसे कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है। राइजिंग टू पीक, इस पिक्चर में देखिए ताकि आपको ये वर्ड और आसानी से समझ में आ जाए। टारगेट हमारा ये था, नीचे यहाँ पे टारगेट बना हुआ है, ठीक है, एरो लगा हुआ है। लेकिन अगर आप ग्राफ देखेंगे और यहाँ मनी प्लांट भी लगा हुआ है, आप देखेंगे पैसे हैं, पैसे के साथ यहाँ पे थोड़ा सा उसको फनी वे में दिखाने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे मनी प्लांट लगा दिया है। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि जो मनी के बारे में बताया जा रही है, यहाँ पे पैसों के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ग्राफ हमारा कैसा जा रहा है? ऊपर की तरफ। ये क्या शो कर रहा है? क्रिसेंडोड वर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वर्ड है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी लास्ट में देखिए ARY लगा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा है ये? एग्जेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच की एग्जेक्टिव हो गई। क्या मतलब होता है इसका? बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस नॉट रूल्स। ठीक है, मनमाना, बिना नियम के, अपनी मर्जी से काम करना, अपनी मर्जी से सोचना, रूल्स को फॉलो ना करना, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। रैंडम, अनजस्टिफाइड, कैप्रिशियस, ऑटोक्रेटिक तानाशाही। ऑटोक्रेसी पढ़ा है ना आपने, वन वर्ड, तो ये है तानाशाही, ऑटोक्रेटिक। फिफ्थ क्या है? डिक्टोरियल। ठीक है, ऑपोजिट देखें। फेयर, जस्टिफाइड, रैशनल, लॉजिकल, सिस्टमैटिक। ठीक है, ये क्या होगा? इसके ऑपोजिट्स हो गए। यूज़फुल इन पॉलिटी आंसर, जब आप पॉलिटी के आंसर्स लिखेंगे वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल देखें। आर्बिट्ररी यूज़ ऑफ पावर वीकेंस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। क्या मतलब हुआ इसका? अगर आर्बिट्ररी यूज़ होगा पावर्स का, ठीक है, अपनी मनमानी चलेगी पावर्स के अंदर, उससे क्या होगा? वीकेंस हो जाएगा क्या? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। नेमोनिक देखिए, आरबी और ट्रेरी, दो वर्ड्स में इसको डिवाइड कर लिया गया है। और क्या मतलब होता है इसका? योर विश ओनली, अपनी विश के अकॉर्डिंग, नो रूल्स, कोई रूल्स को फॉलो नहीं करना। सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस वर्ड थ्रू दिस पिक्चर ऑल्सो। यहाँ पे एक किंग बैठे हुए हैं, ठीक है, अपनी चेयर पे, और वो अपने हिसाब से जो है रूल कर रहे हैं, अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग, कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। सो आप इस पिक्चर के थ्रू इस वर्ड को आसानी से समझ सकते हैं, आर्बिट्रेरी। कमिंग टू द थर्ड वर्ड, डाइल्यूटिंग। ठीक है, यहाँ पे आईएनजी लगा है लास्ट में, तो क्या है ये? वर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी इसकी? वर्ब। क्या मतलब होगा इसका? मेकिंग समथिंग वीकर, पतला करना या कमज़ोर करना। सिनोनिम्स क्या है? वीकनिंग कमज़ोर करना, रिड्यूसिंग घटाना, लेसनिंग कम करना, सॉफ्टनिंग
मुलायम करना या एटेन्यूएटिंग, ठीक है, कम करना। एंटोनिम्स देखिए ऑपोजिट, स्ट्रेंथनिंग, इंटेंसिफाइंग, रीइंफोर्सिंग, इन्हांसिंग या फोर्टिफाइंग, ये सब क्या होगा इसके ऑपोजिट्स। और इन सब के मतलब क्या होंगे, मजबूत करना, तेज करना, बढ़ाना, है ना, इन सब के ऑपोजिट हो जाएगा, डाइल्यूटिंग के ऑपोजिट हो जाएंगे। यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स कहाँ यूज़ करेंगे, यूज़ इन गवर्नेंस आंसर्स। जब आप गवर्नेंस के बारे में आंसर्स करेंगे तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डाइल्यूटिंग सेफगार्ड्स इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। नेमोनिक देखिए, डाइल्यूट, डाइल्यूट वर्ड होता है, उसमें आईएनजी लगा के उसको कॉन्टिन्यूस बना के क्या करते हैं, डाइल्यूटिंग बन जाता है वो। लेकिन वर्ड क्या है, डाइल्यूट, मतलब क्या होता है, ऐड वाटर, और उसको क्या करना, वाटर डाल के कमज़ोर करना। पिक्चर देखिए, यहाँ पे ऑरेंज जूस है, इसको पानी डाल के डाइल्यूट किया जा रहा है, पतला बनाया जा रहा है, कमज़ोर बनाया जा रहा है। यहाँ पे पीछे आप ऑरेंज देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा सैड है। फोर्थ वर्ड देखिए, अंडरमाइंस। लास्ट में क्या है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, क्या है, वर्ब है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस को फोकस किया जा रहा है, यहाँ पे वर्ब है, अंडरमाइंस। मीनिंग देखते हैं, वीकेंड सीक्रेटली और ग्रेजुअली, धीरे धीरे कमज़ोर करना, है ना, कमज़ोर करना चुपके से, कैसे, धीरे धीरे कमज़ोर करना चुपके से, वीकेंड सीक्रेटली। सिनोनिम्स देखते हैं, वीकेंड्स कमज़ोर करना, सबोटेजेस नुकसान पहुंचाना, इरोड्स इम्पेयर्स हानि पहुंचाना, सबवर्ड्स ये सब जो है कमज़ोर करना, हानि पहुंचाना, ख़त्म करना, ये सब के मतलब यही है। ऑपोजिट देखते हैं, एंटोनिम्स देखते हैं, स्ट्रेंथेंस मजबूत करना, सपोर्ट्स समर्थन करना, ठीक है, किसी का साथ देना, बूस्ट बढ़ावा देना, अपहोल्ड्स कायम रखना, और रेनफोर्सेस मजबूत करना, ठीक है। सब ये एंटोनिम्स हो गए। यूपीएससी में कहाँ यूज़ करेंगे इसको, कॉमन इन एथिक्स एंड पॉलिटी। एग्जाम्पल, करप्शन अंडरमाइंस पब्लिक ट्रस्ट। करप्शन क्या करती है, अंडरमाइंस कर देती है, भरोसा तोड़ देती है, ख़त्म कर देती है क्या, पब्लिक का ट्रस्ट। नेमोनिक देखें, अंडर प्लस माइन, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करिए। क्या मतलब होता है, डिगिंग बिलो, है ना, नीचे से खोदना, डिग करना, माइन, मेकिंग इट फॉल। यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, यहाँ पे अंडरमाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर एक बहुत अच्छा सा पिलर था, हिस्टोरिकल पिलर था, लेकिन नीचे उसके क्या था, बहुत सारा गोल्ड है। तो ये गोल्ड माइनर्स हैं, इसको क्या कर रहे हैं, डिग कर रहे हैं। डिग करने की वजह से जब ग्राउंड को बहुत ज़्यादा डिग किया गया, अंडर माइनिंग हुई, तो क्या हुआ, कमज़ोर हो गया स्ट्रक्चर और टूट गया, गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस वर्ड को इजीली समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। लास्ट में क्या है, आई टी वाई, क्या होता है जिसमें आई टी वाई आता है लास्ट में, नाउन होते हैं। सिंपल मीनिंग देखते हैं इसका। मीनिंग क्या है, बैलेंस बिटवीन एक्शन एंड रिस्पॉन्स, बैलेंस करना एक्शन और रिस्पॉन्सेज को, संतुलन बनाना। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं, बैलेंस, फेयरनेस, इक्विटी, रीजनेबलनेस, सिमेट्री। सब सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट्स, इम्बैलेंस, एक्सेस, डिसप्रोपोर्शन, इनइक्वालिटी, बायस, ऑपोजिट्स हो गए, ठीक है। कहाँ यूज़ करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस आंसर्स। जब आप जुडिशरी के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे, जब भी आप जुडिशरी के बारे में बताएंगे अपने जीएस आंसर्स में, तो आप ये वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, स्टेट एक्शंस मस्ट फॉलो द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। नेमोनिक देखिए, प्रोपोर्शन, प्रॉपर पोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब प्रॉपर पोर्शन, करेक्ट बैलेंस, करेक्ट बैलेंस बिठा के उसे प्रॉपर पोर्शन में करके रखना या करना, बैलेंस करना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनैलिटी। देखिए यहाँ पे एक स्केल दिखाया गया है और दोनों में बैलेंस किया गया है, देखिए ना, यहाँ पे पैसों को रखा गया है, मनी को रखा गया, और यहाँ पे जो है आपकी बुक्स हैं, डिग्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस कर दिया गया है दोनों चीज़ों को, दोनों चीज़ों को बराबर से दिखाया गया है। तो क्या शो हो रहा है, ये प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शन, प्रॉपर प्रोपोर्शन में रखा गया है, ठीक है। आगे जाइए पार्ट 2 पे, मैकेनिक्स। चलिए फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं कॉम्बिनेशन किसका, वर्ब और प्रपोजिशन या एडवर्ब का, जिससे एक नया मीनिंग फॉर्म होता है, ठीक है। बैक डाउन, फर्स्ट क्या है, एडिटोरियल से बैक डाउन, इसका मतलब टू विड्रॉ फ्रॉम अ पोजीशन और आर्ग्यूमेंट, पीछे हटना, अपना फैसला बदलना। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट डिड नॉट बैक डाउन डिस्पाइट पब्लिक क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट जो है पीछे नहीं हट रही अपने फैसले से, डिस्पाइट
पब्लिक क्रिटिसिज्म के बावजूद भी। ठीक है। अमाउंट टू, सेकंड है अमाउंट टू, क्या मतलब होता है? टू बी इक्वल टू, बराबर होना, और रिजल्ट इन समथिंग, ठीक है, या परिणाम स्वरूप होना। ठीक है, चलिए, बराबर होना या परिणाम स्वरूप होना मैं बता चुकी हूँ आपको हिंदी में। एग्जाम्पल देखें, ब्लॉकिंग एंटायर अकाउंट्स कैन अमाउंट टू अ वॉयलेशन ऑफ फ्री स्पीच। ठीक है, अगर का मतलब क्या है, ब्लॉकिंग एंटायर अकाउंट, अगर पूरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा? वॉयलेशन ऑफ फ्री स्पीच हो रहा है। ये लोगों को बोला नहीं जा रहा, उनका अधिकार, उनको जो बोलने का है फ्री स्पीच का, वो नहीं दिया जा रहा प्रॉपर तरीके से। Now, what are collocations? Collocations are words that naturally go together in language and are commonly used as fixed pairs. साथ साथ लिखे जाते हैं, फिक्स पेयर्स की तरह बोले जाते हैं। फर्स्ट क्या है? पब्लिक ऑर्डर। ये आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ में और एडिटोरियल्स में, चाहे आपने इंग्लिश में न्यूज़ सुनते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें ये वर्ड बहुत आता है, पब्लिक ऑर्डर। क्या मतलब होता है इसका? रिफर्स टू मेंटेनिंग पीस, लॉ एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी which the government uses as a reason to block content। रिफ़र करता है किस चीज़ को? एडिटोरियल में किस तरह रिफ़र किया गया है ये? मेंटेनिंग पीस, मेंटेन करने के लिए पीस, लॉ और स्टेबिलिटी सोसाइटी के अंदर, विच द गवर्नमेंट यूजेज एज अ रीज़न टू ब्लॉक कंटेंट। और एडिटोरियल में क्या दिखाया गया है ये वाला वर्ड यूज़ करके? गवर्नमेंट जो है यूज़ कर रही है इसको कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए। किस तरह से आता है कोलोकेशन, ये समझ लीजिए। ऑर्डर नेचुरली कोलोकेट्स विद पब्लिक। ठीक है, ऑर्डर किसके साथ जाता है? पब्लिक के साथ जाता है। इन लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज हमेशा हम क्या बोलेंगे? पब्लिक ऑर्डर बोलेंगे, ना कि पीपल ऑर्डर या सोसाइटी ऑर्डर। फॉर्मल इंग्लिश में नहीं बोलेंगे पीपल ऑर्डर या सोसाइटी ऑर्डर, क्या बोलेंगे हमेशा? पब्लिक ऑर्डर। एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। गवर्नमेंट इम्पोज कर दी रिस्ट्रिक्शंस, क्या मेंटेन करने के लिए? पब्लिक ऑर्डर। Second very important collocation, judicial review, refers to the power of courts to examine government actions and laws to ensure they follow the constitution। क्या बात करी गई एडिटोरियल में और किस चीज़ को रेफर करता है ये? पावर ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, कोर्ट्स के पावर को एग्जामिन करने के लिए गवर्नमेंट एक्शंस एंड लॉज। किस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए? गवर्नमेंट एक्शंस और लॉज को। टू इंश्योर दे फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, इंश्योर करने के लिए कि वो क्या फॉलो करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें। चलिए, किस तरह से आता है और क्यों आता है ये साथ में वो देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार आता है न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में, न्यूज़ वगैरह में। रिव्यू कॉमनली कोलोकेट्स विद जुडिशियल इन लीगल टर्मिनोलॉजी। लीगल टर्मिनोलॉजी में रिव्यू जो है वो हमेशा कैसे आता है? जुडिशियल के साथ आता है। हमेशा हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कोर्ट चेकिंग, गलत इंग्लिश है ये, फॉर्मल इंग्लिश नहीं है, कोर्ट चेकिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द लॉ वॉज चैलेंज अंडर जुडिशियल रिव्यू इन सुप्रीम कोर्ट। लॉ को चैलेंज किया गया जुडिशियल रिव्यू के तहत, उसके अंदर, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, फर्स्ट है सेंसरशिप, फर्स्ट वर्ड है आज के एडिटोरियल से। किस तरह से आप पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में? देखिए, द एक्ट ऑफ सप्रेसिंग और कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन और स्पीच, सूचना या अभिव्यक्ति को नियंत्रित या दबाना, क्या बोलेंगे उसको? सेंसरशिप। ठीक है, सप्रेस करना या कंट्रोल करना इंफॉर्मेशन या स्पीच को। तो आपका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते ही हैं, और आपको पता भी होना चाहिए कि अगर आप आंसर्स लिख रहे हैं तो आपको सेंसरशिप वर्ड यूज़ करना है, तो उसका मतलब क्या होता है, कहाँ कैसे यूज़ करेंगे, ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया। नाउ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज ऑथोरिटेरियनिज्म। ऑथोरिटेरियनिज्म क्या मतलब होता है इसका? अ सिस्टम वेयर पावर इज कंसंट्रेटेड एंड फ्रीडम इज रिस्ट्रिक्टेड। ऐसा शासन जहाँ शक्ति केंद्रित होती है और स्वतंत्रता सीमित होती है, उसको क्या बोलेंगे? ऑथोरिटेरियनिज्म। पार्ट थ्री, इडियम्स। आज के एडिटोरियल में इडियम्स नहीं है, लेकिन इस पैराग्राफ से रिलेटेड, इस एडिटोरियल से रिलेटेड हम कुछ इडियम सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है मजल दी ओपोजिशन। मजल दी ओपोजिशन इडियम क्या मतलब होता है? टू यूज़ पावर, लॉज और फोर्स टू प्रिवेंट क्रिटिक्स और ओपोनेंट्स फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस। ठीक है, विरोधियों की आवाज़ दबाना या मुंह बंद करना। हम बोलते हैं ना मुंह बंद कर दो, या आवाज़ दबाना, दबाते हैं, तो क्या है उसका? मजल दी ऑपोजिशन, ताकि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकें अपने ओपिनियंस को। एग्जाम्पल देखें, द न्यू सेंसरशिप लॉज वर डिजाइन टू मजल द ऑपोजिशन बिफोर द अपकमिंग इलेक्शन। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट idiom, a law unto themselves, a law unto themselves। What is the meaning of this idiom?
to behave as if you are not subject to the same rules or laws as everyone else, acting independently of authority or oversight. अपनी ही मर्जी का मालिक होना, बोलते हैं ना अपनी मर्जी का मालिक है, अ लॉ अनटू देमसेल्व्स, ठीक है, किसी नियम या कानून की परवाह ना करना। तो इसका मतलब है इडियम का ये एग्जाम्पल, बाय इग्नोरिंग द कोर्ट्स गाइडलाइंस, इग्नोर करके कोर्ट की गाइडलाइंस को, द डिपार्टमेंट एक्टेड, डिपार्टमेंट ने कैसे एक्ट करा, एज अ लॉ अनटू इटसेल्फ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 4, जार्गन्स। जार्गन्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज वर्ड्स होते हैं या टर्म्स होती हैं जो पर्टिकुलर फील्ड या प्रोफेशन में जैसे लॉ, पॉलिटिक्स या मीडिया में यूज़ होती हैं। फर्स्ट है जुडिशियल रिव्यू, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले भी, है ना। द पावर ऑफ कोर्ट्स टू एग्जामिन, एग्जामिन करने के लिए कोर्ट्स की पावर, या इनवैलिडेट करने के लिए क्या, गवर्नमेंट एक्शंस या लॉज इफ दे वॉयलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो वॉयलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। सेंटेंस देखिए, द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू रखता है, करता है क्यों, प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को। सेकंड देखें, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, लीगल मेजर्स डिजाइन टू इंश्योर फेयरनेस एंड प्रोटेक्ट राइट्स ड्यूरिंग लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, कानूनी प्रक्रियाओं में न्याय और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने वाला उपाय। Example, procedural safeguards are essential to prevent misuse of government power. Finally, we are on the editorial. आप इसको रीड करें. I am giving you 1 minute and then we will discuss it. चलिए पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसको साथ में. A decade-long trend in digital governance in India crescendoed last week when a slew of social media accounts operated by independent activists and journalists were blocked, apparently for criticizing the Union government and Prime Minister Narendra Modi over his government's West Asia policies and LPG crisis. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, लेट्स डिस्कस. क्या बात हो रही है इसके अंदर, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अब कंट्रोल कर सकती है क्या, सोशल मीडिया अकाउंट्स को, और सिर्फ कंट्रोल नहीं किया जा रहा, यहाँ तक कि कंटेंट को ब्लॉक भी किया जा रहा है, अकाउंट्स को क्या करा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है. और क्या देखा गया है कि 10 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिए हैं बहुत सारे अकाउंट्स और बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट जो कि गवर्नमेंट के ऊपर है, ख़ास तौर से यूनियन गवर्नमेंट पे या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पे बना जाते हैं. और हाल ही में अभी लास्ट वीक में ये बात सामने आई है, जब जो है कंटेंट बनाया जा रहा था क्रिटिसाइज़ करने के लिए. कौन बना रहा था, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट. ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट की. ये बना रहे थे कंटेंट, किस चीज़ पे बना रहे थे, क्रिटिसाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट पे, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट पे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे. और क्यों बना रहे थे, वेस्ट एशिया पॉलिसीज़ के ऊपर और एलपीजी क्राइसिस जो हाल ही में चल रहा है. ठीक है, इसके ऊपर कंटेंट बना रहे थे और क्रिटिसाइज़ कर रहे थे गवर्नमेंट को. इस वजह से उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के ब्लॉक कर दिए गए हैं, उनका कंटेंट जो है रोक दिया गया है. फाइन. तो बेसिकली जो पैराग्राफ है, जो एडिटोरियल है आज का, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर है. किस तरह से सोशल मीडिया के द्वारा जो आजकल लोग गलत इन्फॉर्मेशन जो है सेंड कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, या फिर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर. ठीक है, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा. आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो लाइन शुरू हो रही है, इन 7 years, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप मार्क भी करेंगे और याद भी रखेंगे. चलिए पढ़ते हैं. इन 7 years from 2014 to 2021, the number of URLs, posts, and accounts blocked ballooned from 470 to 9,800. Since then,
there is evidence that entire accounts, especially if they were publishing politically unfavorable comments, were being blocked. ठीक है, were being blocked। यहाँ से बात हो रही है। अब क्या देखा गया है, ये देखें, यहाँ पे 7 साल के अंदर बात हो रही है, 7 से 10 साल के अंदर, 2014 से 2021 क्या देखा गया है इन सालों के अंदर कि बहुत सारे यूआरएल्स, पोस्ट और अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं या ख़त्म कर दिए गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। और उनकी तादाद जो है, उनका जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। पहले कितना था 2014 में? सिर्फ 470 पोस्ट और अकाउंट्स ब्लॉक किए जाते थे, और अब जो है 2021 में कितने हो गए हैं? 9800 ब्लॉक किए जा चुके हैं। और ये दिखा रहा है कि बहुत बड़ा इंक्रीज़ हुआ है इस चीज़ के अंदर। अब क्या है, इंस्टीड ऑफ जस्ट पोस्ट, पहले जो है सिर्फ जो है पोस्ट और यूआरएल्स वगैरह जो है ब्लॉक कर दिए जाते थे, ख़त्म कर दिए जाते थे, कंटेंट को आधा हटा दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है पूरे अकाउंट को ब्लॉक कर देती है वो। ठीक है, अगर अगर कोई बात किसके बारे में हो, अगर कोई चीज़ पब्लिश करी जा रही है, पॉलिटिकली अनफेवरेबल कमेंट्स हो, ठीक है, पॉलिटिक्स के ऊपर हो, गवर्नमेंट के ऊपर हो, तो क्या देखा जा रहा है कि पूरे अकाउंट जो है वो अब ब्लॉक किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जो बात शुरू हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर्स लिखने के लिए भी और करेक्ट ऑप्शंस चूज करने के लिए भी। There was a wave of censorship during farmers' protest in 2020 to 2021. The government restored many accounts after international outcry, but this also demonstrated that it was not beyond mass censorship. Similarly, इसी से रिलेटेड आगे भी बात हो रही है, मैं यहाँ से लेके आपको यहाँ तक साथ में ही समझा दूंगी, पहले आप इवेंट्स देख लीजिए। Similarly, the government used emergency powers under the IT rule to block links to a BBC documentary in 2023, which also expanded the definition of what constituted a threat to public order. ठीक है, but when Twitter, now X, जो X है, ठीक है, ट्विटर पहले हम ट्विटर को ट्विटर बोलते थे लेकिन अब X बन चुका है, challenged several blocking orders between 2021 to 2022 in the Karnataka High Court. The High Court dismissed the plea and fined Twitter, further emboldening the state of censor accounts. अब यहाँ पे इवेंट्स की बात हो रही है, एक के बाद एक यहाँ बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं रिलेटेड टू सोशल मीडिया, सोशल कंटेंट, वो हम समझते हैं। पहला आया है फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में, ठीक है, जो 2020-2021 में था। तो प्रोटेस्ट की वजह से बहुत सारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए थे, ठीक है, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा था, उसकी वजह से ग्लोबल क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए। और ये क्या दिखा रहा है कि गवर्नमेंट जो है क्या कर सकती है, मास सेंसरशिप कर सकती है, लोगों की आवाज़ उठाने का जो रूल है, एक राइट है, वो ख़त्म कर सकती है। ठीक है, मास सेंसरशिप कर सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मास सेंसरशिप। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाती है, बात आ रही थी सिमिलरली द गवर्नमेंट यूज एमरजेंसी पावर्स अंडर द IT रूल्स टू ब्लॉक लिंक्स टू BBC डॉक्यूमेंट्री। एक डॉक्यूमेंट्री थी, ठीक है, BBC डॉक्यूमेंट्री, कहाँ पे? 2023 में। वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे अकाउंट्स को ब्लॉक किया था, बहुत सारे पोस्ट को ख़त्म किया था जो लोग शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, और एक्सपैंडेड यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, विच ऑल्सो एक्सपैंडेड द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर। और इसमें इमरजेंसी पावर्स यूज हुई थी, जिसको थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर भी बोला जाता है। ठीक है, ये हो गई 2023 की बात, पहले हो रही थी 2020 की बात, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। But when Twitter, now X, challenged several blocking orders between 2021 to 2022 in the Karnataka High Court, अब ट्विटर ने क्या किया था, केस डाला था कोर्ट के अंदर, कहाँ पे? कर्नाटका हाई कोर्ट में। लेकिन कोर्ट ने क्या करा, हाई कोर्ट डिसमिस्ड कर दी गई थी प्ली, और ट्विटर को फाइन करना पड़ा, फर्दर एम्बॉडलिंग द स्टेट ऑफ सेंसर अकाउंट्स। ठीक है, तो ट्विटर ने कोर्ट में केस डाला, चैलेंज करा कि आप ये क्यों कर रहे हैं अकाउंट्स को ब्लॉक, लेकिन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया प्ली को, और ट्विटर को फाइन करना पड़ा, उसको अपनी रिक्वेस्ट वापस लेनी पड़ी। इसकी वजह से क्या दिखाता है, लास्ट वर्ड देखिए, फर्दर एम्बॉल्डनिंग दी स्टेट ऑफ सेंसर अकाउंट्स। गवर्नमेंट इससे क्या फील करती है, उसे क्या पावर मिलती है कि वो कॉन्फिडेंटली और पावरफुली बहुत सारे अकाउंट्स को सेंसर कर सकती है। सो दिस इज़ दी
मीनिंग ऑफ द होल एडिटोरियल, ये गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है कंट्रोल करने के लिए और ब्लॉक करने के लिए ऑनलाइन कंटेंट को। स्पेशली अगर बात हो रही है क्रिटिसिज्म की, गवर्नमेंट को लेकर पोस्ट किया जा रहा है या कोई ट्रेंड चल रहा है गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज़ करने के ऊपर, तो वो जो है ख़त्म कर सकती है अब आसानी के साथ। लोगों की जो एक रूल बनाया गया है कि राइट टू स्पीच, वो ख़त्म हो रहा है और इसमें अपनी मनमानी जो है गवर्नमेंट दिखा रही है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। सो नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। जल्दी से इसको रीड कर लीजिए। आई एम गिविंग यू 1 minute ओनली एंड देन वी विल डिस्कस इट। चलिए डिस्कस करते हैं पैराग्राफ को। इन श्रेया सिंघल 2015, the Supreme Court of India upheld Section 69A of the IT Act 2000 precisely because of its procedural safeguards, including requiring recent orders and judicial review। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि 2015 में आर्टिकल 69A बनाया गया था फाइन, और उसमें क्या था, कुछ सेफ्टी रूल्स बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे कि अगर कोई अकाउंट ब्लॉक कर किया जाता है तो उसको उसके ऊपर प्रॉपर रीजंस दिए जाएंगे। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं, अगर उनका अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है या उनको सोशल मीडिया से रोका जा रहा है, बाहर किया जा रहा है, तो उनको अलाउड अलाउड था कि वो चैलेंज कर सकते हैं ये बात कोर्ट के अंदर। कहाँ पे, आर्टिकल 69A ऑफ IT एक्ट 2000 में। ठीक है, तो रूल्स बनाए गए थे कुछ किस चीज़ के लिए कि अगर उस सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किया जाता है तो जो है लोग क्या कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, पूछ सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में और इसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन प्रैक्टिस however the government has been diluting the safeguards through an expensive use of rule 16 of the 2009 ब्लॉकिंग रूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और रूल की बात हो रही है, रूल 16 ऑफ 2000 ब्लॉकिंग रूल्स विच रिक्वायर ब्लॉकिंग प्रोसीडिंग्स टू बी कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, किस बारे में है कि अब जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, फॉलो कर रही है रूल 16 2009 का ब्लॉकिंग रूल्स। और उसमें क्या है कि ब्लॉक कर दिया जाएगा सोशल अकाउंट्स आपके सोशल मीडिया से, और जो है क्यों करा जा रहा है, जो डिसीजंस हैं ब्लॉकिंग के वो कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे, सीक्रेटली रखे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, विच रिक्वायर्स ब्लॉकिंग प्रोसीडिंग्स टू बी कॉन्फिडेंशियल। अब ब्लॉकिंग क्यों करी गई है, वो सारे प्रोसीडिंग जो है कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे, बताए नहीं जाएंगे। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों में क्या होगा कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, कोर्ट तक नहीं पहुँच सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या बात हो रही है। When this stipulation is invoked to withhold blocking orders or their reasons from affected parties, it undermines their ability to challenge the action in court, eroding eroding मतलब खत्म करना the very safeguards rules जो हैं that justify the constitutionality of section 69A। क्या मतलब हुआ, अगर इस तरह से ब्लॉकिंग करी जाएगी अकाउंट्स की और आर्टिकल 16 फॉलो किया जाएगा, पहले 69A बना था लेकिन उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसमें लोग आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, आर्टिकल 16 को फॉलो कर रही है, ब्लॉक करके उसको कॉन्फिडेंशियल भी रख रही है कि क्यों सीक्रेट जो ब्लॉक किया गया अकाउंट उसको नहीं बताया जा रहा लोगों को। और अगर इसी तरह से करा जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी कि लोगों को पता नहीं होगा कि उनका कंटेंट जो है क्यों ब्लॉक किया जा रहा है, उनके अकाउंट्स को क्यों ख़त्म करा जा रहा है। पहली प्रॉब्लम ये होगी, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अब वो जो है चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में जाके, इस बात को के ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकते।
ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, जो कोर्ट का जो भरोसा होता है लोगों का कोर्ट के ऊपर, है ना, कि जो बैलेंसली वहाँ पे बात की जाती है, वहाँ पे हक की बात की जाती है, वो ट्रस्ट जो है, वो जो प्रोटेक्शन है कोर्ट की, वो ख़त्म होती जा रही है, वीक होती जा रही है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपका पैराग्राफ देखते हैं। The 2009 rules also require blocking orders to be reviewed by the committee composed under the IT Rules 2009. Yet this is an entirely executive body and has never overturned a government blocking order. देखिए यहाँ पे जो बात करी गई है वो 2009 के रूल के ऊपर बात करी गई है, जो मैंने आपको पहले बताया ऊपर रूल 16। उसमें क्या आता है, एक रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जो रिव्यू कर सकती है, आईटी रूल्स को देख सकती है। लेकिन अब क्या है, वहाँ पे कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, किसको, सोशल मीडिया अकाउंट्स को। आगे बढ़ते हैं। इन effect, the government is openly and systematically bypassing the right to be heard and violating the doctrine of proportionality. अब इस लाइन में क्या बताया गया है, गवर्नमेंट जो है लोगों को चांस नहीं दे रही कि उनकी बात सुनी जाए, ठीक है, और वो अगर उनका अकाउंट डिलीट हो रहा है या ब्लॉक किया जा रहा है तो वो कोर्ट तक जाया जाए। और दूसरी चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मैंने आपको मतलब बताया था प्रोपोर्शनैलिटी का बैलेंस करना। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही है, राइट्स को जो है लोगों की ख़त्म किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। रूल 16 is a procedural rule, yet the government is using it to override the constitutional right to free speech while shielding itself from judicial review. फाइन, जो रूल 16 है ये एक प्रोसीजरल रूल है, बट गवर्नमेंट कैसे यूज़ कर रही है इसको, हाइड करने के लिए डिसीजंस, और उसकी चेकिंग ना हो, अवॉइड चेकिंग इन कोर्ट्स, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू ना किया जा सके, उसकी जो ब्लॉक करे जा रहे हैं अकाउंट्स क्यों किए जा रहे हैं, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू भी ना हो, और डिसीजंस को हाइड करने के लिए क्या, रूल 16 का मिसयूज़ किया जा रहा है। लेकिन रूल 16 क्या है, एक प्रोसीजरल रूल है, आईटी रूल्स के अंदर आता है वो, ठीक है, तो इसका मिसयूज़ कर रही है गवर्नमेंट। उसके बाद आगे देखते हैं। अ पर्सन's entire account being blocked amounts to a digital exile, removing the person from the public square, which is a hallmark of an authoritarian government rather than a liberal democracy. है ना, मैंने आपको मतलब बताया था और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में क्या होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का यहाँ पे देखिए वर्ड आया डिजिटल एग्जाइल। इसका मतलब क्या है, ये सब करने से क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है लोगों को कि उन्हें जो है ऑनलाइन डिस्कशन से या क्रिटिसिज्म से बाहर फेंका जा रहा है, लोगों के एक सोसाइटी से बाहर फेंका जा रहा है, अलग किया जा रहा है, ठीक है, पब्लिक स्पेस से उनको निकाला जा रहा है। और अब हम फ्री डेमोक्रेसी के अंदर नहीं रहते, हमारी कंट्री जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है, लेकिन अब नहीं की जा रही, और एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे रूल करती है, मतलब अपनी मनमानी कर रही है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई राइट्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है ना, और ऐसा लग रहा है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रहते। आगे बढ़ते हैं, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसको भी। द गवर्नमेंट्स प्लान टू डिसेंट्रलाइज blocking powers to multiple ministries could effectively create a regime of arbitrary censorship. आगे वर्ड देखिए, arbitrary censorship बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, मैंने आपको बताया था। Where any department can silence a critic without the specialized oversight, however flawed, of the IT ministry. और क्या होगा इससे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है, वेयर एनी डिपार्टमेंट, जब ये बात गवर्नमेंट जो है दूसरे मल्टीपल मिनिस्टर्स को दे देगी, है ना, ये वाला जो पावर है कि भाई आप जो है किसी का भी अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं, हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, उससे क्या होगा, एक तो आर्बिट्रेरी सेंसरशिप होगी, है ना, रैंडम ब्लॉकिंग की जाएगी, किसी को भी कहीं से भी डिलीट कर दिया जाएगा। और दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है इसके अंदर, कि दो बातें करी गई है ना, एक तो ये पहले मैंने बता दिया आपको ना, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज वाली आर्बिट्रेरी सेंसरशिप होगी, और दूसरी क्या है कि अगर डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा और इस तरह से वो जो है किसी भी क्रिटिक को क्या कर सकता है, साइलेंस कर सकता है कभी भी, मतलब उसका क्रिटिसिज्म जो है, उसका जो फ्रीडम ऑफ थॉट है, स्पीच है, उसका जो राइट है वो ख़त्म कर सकता है, ठीक है। ये भी एक नुकसान वाली बात है, ड्रॉबैक है। और ये ड्रॉबैक क्या किसको फ्लॉड कर रही है, हमारी आईटी मिनिस्ट्री को।
ठीक है, तो ये दो बातें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन के अंदर। पहली आपको मैंने बता दी, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज को दे रही है गवर्नमेंट ये पावर ब्लॉक करने के लिए अकाउंट्स को, जिससे क्या होगा, आर्बिट्रेरी सेंसरशिप होगी। ठीक है, मास ब्लॉकिंग की जाएगी, रैंडम ब्लॉकिंग की जाएगी, और जो कि अनफेयर है, और लोगों के राइट्स यहाँ पे सही से फॉलो नहीं किए जा रहे जो उनको बताए थे। कहाँ पे? सेक्शन 69A में, आईटी एक्ट 2000 में। और दूसरे जो पॉइंट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि अगर इस तरह से डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट कर सकता है, उसके पास इतनी पावर आ जाएगी, तो क्या होगा, किसी भी क्रिटिक को कभी भी साइलेंस कर सकते हैं, चुप कर सकते हैं, और उनके अकाउंट को, उनके पोस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। और ये क्या दर्शाता है? फ्लॉज दर्शा रहा है किस चीज़ के? आईटी मिनिस्ट्री के अंदर। तो दिस इज़ दी होल एडिटोरियल। इसके जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आए हैं डेट वाइज, ईयर वाइज, वो आपको जो है याद रखने हैं, समझने हैं। किसके ऊपर है वो भी आपको समझना है, सारे रूल्स भी आपको याद रखने हैं। देखिए, जीएस के पेपर्स में आपको लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो है जब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो वो भी हम यहाँ पे समझ पाएंगे किस तरह से हमें आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। एडिटोरियल समझने के बाद देखिए, अगर यहाँ पे कोई सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स हैं या जामिया के स्टूडेंट्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, और एसएससी स्टूडेंट्स डायरेक्ट जाएंगे पार्ट 7 पे। ठीक है, उनके पार्ट 7 पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे, पैसेज पे। बाकी यूपीएससी के स्टूडेंट्स जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, वो यहीं रुकेंगे मेरे पास, और इसी सेक्शन से हम आगे बढ़ेंगे। पार्ट 5A यूपीएससी मेंस, किस तरह से उसमें क्वेश्चंस आते हैं GS2 GS3 के पेपर में, और आंसर कैसे करना है आपको ये समझ लीजिए। चलिए देखते हैं। एग्जामिन हाउ द इंक्रीजिंग यूज ऑफ डिजिटल सेंसरशिप मैकेनिज्म्स इम्पैक्ट्स फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, या इस तरह से आ सकता है। एग्जामिन करना है आपको। क्या एग्जामिन करना है? कैसे इंक्रीज यूज़ ऑफ डिजिटल सेंसरशिप मैकेनिज्म, जो ब्लॉक किया जा रहा है, डिजिटल सेंसरशिप हो रही है, इसको ये जो बढ़ता जा रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को, और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी इंडिया में। इसको आपको आंसर करना है, और कैसे करेंगे ये मैं बताती हूँ आपको। पहले आप बताएंगे, स्टार्ट विद आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन डेमोक्रेसी। पहले आप आर्टिकल 19 जो है हमारा, क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हम अपनी बात खुल के कर सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो रहा है, और उसकी जो है इम्पोर्टेंस क्या है डेमोक्रेसी में, वो बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सेक्शन 69A जो मैंने अभी आपको बताया, प्लस आईटी रूल्स, आईटी के कुछ रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, रूल 16 एंड देयर इंटेंडेड पर्पस, उनका पर्पस क्या था और क्या है और क्या हो रहा है, सब कुछ बताएंगे आप यहाँ पे। फिर बताएंगे, डिस्कस करेंगे इश्यूज। अब इश्यूज क्या आ रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मिस यूज ऑफ रूल 16, एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये सब मैं समझा चुकी आपको पीछे, है ना। कंक्लूड करेंगे कैसे, विद नीड फॉर जुडिशियल ओवरसाइट। देखिए, जुडिशियल ओवरसाइट होने की बहुत ज़रूरत है। ओवरसाइट मतलब अंदर से इन डेप्थ उसको देखना, समझना, खुल के बात करना, ठीक है। तो जुडिशियल ओवरसाइट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और बैलेंस मतलब प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। इस तरह से आप कंक्लूड करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको। क्या? द रोल ऑफ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, जो सेफ्टी रूल्स बनाए गए किस चीज़ के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन इन डिजिटल गवर्नेंस, जो आर्बिट्ररी स्टेट एक्शंस हो रहे हैं डिजिटल गवर्नेंस के अंदर, आपको एनालाइज करना है। एनालाइज ऐसे ही नहीं करना, नॉर्मली क्रिटिकली करना है, मतलब आपको उस पर क्रिटिसाइज करना है, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू भी बताने हैं, ठीक है। जब क्रिटिकली की बात आए, मतलब आपको अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू भी वहाँ पे बताने हैं। चलिए कैसे करेंगे, पहले आप डिफाइन करेंगे प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, रीजन ऑर्डर्स, राइट टू बी हर्ड, रिव्यू मैकेनिज्म, ये सब आप बताएंगे। उसके बाद मेंशन करेंगे श्रेया सिंघल 2025 केस वैलिडेटिंग सेफगार्ड्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था एडिटोरियल में, श्रेया सिंघल का केस था 2015 का, और वहाँ पे किस तरह से वैलिडेट किया गया सेफगार्ड्स को, वो आप बताएंगे। फिर आएगा, हाईलाइट करेंगे कंसर्न्स, क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी मिसयूज, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, नो इंडिपेंडेंट रिव्यू,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट्स करेंगे इसको, किस तरह से जो है मिसयूज़ किया जा रहा है, अपनी डोमिनेंस दिखाई जा रही है और कोई इंडिपेंडेंट रिव्यू नहीं दिया जाता कि हम जो है इस ये जो अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं इस पर्सन का क्यों करा है, वजह नहीं बताई जाती है ना। तो आप बताएंगे कि ये जो है नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों के अंदर, और इससे जो है हमारे बहुत सारे राइट्स जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। लास्ट में क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे क्या, रिफॉर्म्स, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी बनाई जाए, ट्रांसपेरेंसी रखी जाए और स्ट्रॉन्गर जुडिशियल रिव्यू किया जाए। ये है आपका इसका आंसर क्वेश्चन का, इस तरह से आप लिख कर आएंगे। चलिए अब सी सेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आता है। किस तरह से आता है, एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट लॉजिकली इम्प्लाइड बाय द पैसेज। कौन सा इसमें सूटेबल स्टेटमेंट है जो बिल्कुल मैच कर रहा है, लॉजिकली इम्प्लाइड कर रहा है पैसेज से, एडिटोरियल से। रीड दी फोर ऑप्शन फास्ट, आई एम नॉट रीडिंग बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। आप रीड करें जल्दी से, फिर मैं आंसर आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। सो आंसर इज सी, द मिसयूज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स कैन वीकन जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, पैसेज में साफ साफ बताया गया है क्या कि रूल 16 जो है कॉन्फिडेंशियलिटी का, उसका यूज़ किया जा रहा है। कैसे, हाइड करने के लिए रीजंस, किस चीज़ के लिए, ब्लॉकिंग के लिए। मतलब आर्टिकल 16 जो है कॉन्फिडेंशियलिटी का, उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ताकि जो ब्लॉक करे जा रहे हैं अकाउंट्स, जो डिलीट करे जा रहे हैं पोस्ट, वो क्यों किए जा रहे हैं उसका रीज़न छुप जाए, लोगों को बताया ना जाए, ताकि जो है लोग कोर्ट्स में ना चले जाएं और अपनी आवाज़ ना उठा सकें, चैलेंज ना कर सकें गवर्नमेंट को। सो नाउ वी आर ऑन पार्ट 5B, एडिटोरियल समरी। ये किस चीज़ के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है, समरी बताएं, ताकि आपकी जो जीएस के आंसर्स हैं वो आपके अच्छे हो सकें, आप फॉर्मली लिख कर आएँ। सेकंड थिंग, इंग्लिश कंपलसरी पेपर में प्रिसाइज राइटिंग आती है, आपकी ऐसे राइटिंग आती है, तो आप वो भी समझ सकते हैं इसके थ्रू, कैसे आपको स्टार्टिंग करनी है, कैसे आपको बताना है, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की स्किल्स आपकी डेवलप हो सकें। तो चलिए देखते हैं एडिटोरियल की समरी क्या है। द एडिटोरियल आर्ग्यू किया जा रहा है दैट द इंक्रीजिंग एंड आर्बिट्ररी यूज ऑफ डिजिटल सेंसरशिप हैज crescendoed into the systematic practice that undermines fundamental rights, ठीक है, particularly freedom of speech and democratic accountability। क्या बात हो रही है कि डिजिटल सेंसरशिप बढ़ने की वजह से, क्रिसेंटोड मतलब बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, अंडरमाइंस किया जा रहा है लोगों की फंडामेंटल राइट्स को, स्पेशली किस चीज़ को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है, मतलब अंडरमाइंस का मतलब मैंने आपको बताया था, ख़त्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ठीक है, वीकेंड्स किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है, ताकि लोग आवाज़ ना उठा सकें, चैलेंज नहीं कर सकें कोर्ट में। और आगे क्या बात हो रही है वो देखते हैं। इट हाईलाइट किया कर रहा है एडिटोरियल क्या, हाउ द गवर्नमेंट्स एक्शन इन डायल्यूटिंग प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। गवर्नमेंट क्या कर रही है, डायल्यूट कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डायल्यूट कर रही है क्या, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स बना के, सेफ्टी रूल्स बना के, बट इग्नोर किया जा रहा है किस चीज़ को, इग्नोरिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, इग्नोर कर रही है प्रोफेशनैलिटी को, बैलेंस को। उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिस्क क्रिएटिंग एन अथॉरिटेरियन फ्रेमवर्क ऑफ डिजिटल गवर्नेंस। उसकी वजह से क्या सामने आ रहा है कि अथॉरिटेरियन फ्रेमवर्क बन रहा है सोसाइटी में डिजिटल गवर्नेंस के अंदर। पार्ट 5C किस कंटेक्स के अंदर आता है आज का एडिटोरियल, GS2 GS3 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर, इश्यूज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, digital governance, judicial review, and checks on arbitrary state power under the Constitution। फाइन, GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर ये टॉपिक आता है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 6A। ठीक है, यूपीएससी मेंस और ऐसे थीम्स देख लीजिए, कैसे एसेज और टॉपिक्स आ सकते हैं आपके। पहला टॉपिक, पहले थीम देखिए, डिजिटल सेंसरशिप वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच। कहाँ पे यूजफुल है आपके GS2 ऐसे पेपर के लिए या फिर ऐसे पेपर में। क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखिए, डिस्कस द चैलेंजेस पोज्ड बाय डिजिटल सेंसरशिप टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया। सेकंड, इज रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन कंटेंट नेसेसरी और अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आ ही सकता है। चलिए सेकंड देखें, कैसी थीम हो सकती है इसी एडिटोरियल पे, रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग सिविल लिबर्टीज, यूजफुल इन GS2 पेपर। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं देखिए, एग्जामिन करें द रोल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन सेफगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स इन द डिजिटल एरा। सेकंड, हैज द जुडिशरी बीन अफेक्टिंग
Second question, has the judiciary been effective in checking arbitrary executive actions? थर्ड थीम, बैलेंस बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड सिविल लिबर्टीज, बैलेंस करिए कहाँ पे यूजफुल है, GS3 या ऐसे पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? हाउ कैन गवर्नमेंट्स बैलेंस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स विद इंडिविजुअल फ्रीडम्स? सेकंड, इवेलुएट करें द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग। नेक्स्ट 6B, पार्ट 6B, यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 एमसीक्यूज देख लीजिए किस तरह से आ सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। विच रेफरेंसेस, क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जल्दी से बताएं, रीड करें 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन ग्राउंड्स लाइक पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू, रीड द थ्री स्टेटमेंट्स फास्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव करेक्ट? जो बताएं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर है ए, फर्स्ट एंड थ्री ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन गवर्नेंस? रीड करें 4 ऑप्शंस और बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही एक्सप्लेन कर रहा है डॉक्ट्राइन को प्रोपोर्शनैलिटी की गवर्नेंस के अंदर। रीड करें, आंसर सोचें, एंड देन आई विल बी टेलिंग यू द आंसर। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यूज की, जैसे कि जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, आंसर है इसका सी, गवर्नमेंट एक्शन शुड नॉट बी एक्सेसिव रिलेटिव टू देयर ऑब्जेक्टिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल गवर्नेंस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग में लीड टू, रीड द 4 ऑप्शंस एंड थिंक ऑफ द पॉसिबल आंसर। करेक्ट आंसर इज सी, arbitrary exercise of power. Now question number 5, which of the following situations best represents a violation of procedure's fairness? These are the 4 options. Read them. So answer is C, keeping decisions confidential without justification. Now very important part 7 for CSET and SSC students पे। इसके अलावा भी मैंने बहुत बताया आपको, CUET के स्टूडेंट्स हैं, जामिया के स्टूडेंट्स हैं, वो भी ये समझ सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन। चलिए क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, क्या है, रीड करें जल्दी से 4 ऑप्शंस। So correct answer is C, increasing digital censorship may lead to arbitrary restriction of free speech. Question number 2, which of the following is the most suitable title? Title सोचें क्या और अच्छा बेस्ट हो सकता है according to the passage. Read the 4 options. So answer is C, arbitrary digital censorship and its risks. चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आइए, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, क्या कंक्लूजन निकल रहा है पैसेज से, बताएं। रीड द 4 ऑप्शंस। आंसर इज बी, confidentiality rules may be misused to avoid accountability. फोर्थ क्वेश्चन, द वर्ड अंडरमाइंस इन द पैसेज मीन्स, मैंने आपको बताया था वोकैबुलरी सेक्शन में, इसका मतलब बताएं। रीड करें 4 ऑप्शंस। वीकेंड्स, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, आज के एडिटोरियल में राइटर की टोन क्या है, किस वे में वो लिख रहे हैं आर्टिकल, बताएं। 4 ऑप्शंस रीड करें। आंसर इज बी, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई वाज सेक्शन 69A अपहेल्ड, क्यों था 69A अपहेल्ड, क्यों हुआ था, पैसेज के अकॉर्डिंग बताएं, जल्दी से रीड करें 4 ऑप्शंस। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज ऑफ द प्रोसीजरल सेफगार्ड्स लाइक जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, किसकी वजह से अपहेल्ड हुआ था 69A, क्योंकि प्रोसीजरल सेफगार्ड्स की वजह से, सेफ्टी रूल्स की वजह से, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू। चलिए सेवंथ क्वेश्चन पे आए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है पैसेज के अकॉर्डिंग। रीड द 4 ऑप्शंस। So answer is D, entire accounts are sometimes blocked for political reasons.
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड द ऑथर राइट दिस पैसेज, क्यों लिखा है राइटर ने पैसेज, रीड द 4 ऑप्शंस। आंसर इज सी, टू क्रिटिसाइज एंड हाईलाइट रिस्क ऑफ आर्बिट्ररी सेंसरशिप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड आर्बिट्ररी इन द पैसेज इज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू, इन्होंने बताया आर्बिट्ररी के जल्दी से। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, रीड करें। रैंडम, क्या मतलब होता है आर्बिट्ररी का, रैंडम। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बताएं कौन सा ऑप्शन सही नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग, रीड द 4 ऑप्शंस। आंसर इज सी, confidentiality always improves transparency. So this is the whole editorial analysis. I hope you understood. सबको समझ में आया होगा, पढ़ने मज़ा भी आया होगा, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये करंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ आप भी देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जो हम सब यूज़ करते हैं, वहाँ पे किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है गवर्नमेंट को। तो एक आध क्वेश्चन तो इस पैसेज पे बनता है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे, पैराग्राफ को, क्वेश्चंस भी देखेंगे, एसेज भी देखेंगे, ऐसे टॉपिक्स कैसे आ सकते हैं, थीम्स किन थीम्स पे आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करेंगे। बाकी एसएससी स्टूडेंट्स जो है वो देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, पैराग्राफ की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में सीयूटी वाले बच्चे, जामिया वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं, अच्छे से तैयारी करें, पढ़ें, समझें, अपने फीडबैक्स दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कोई न्यू स्टूडेंट है, सो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक दी बेल बटन ऑल्सो, ताकि आपको अपडेट्स जो है, डेली अपडेट्स, वो मिल सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नया ट्यूटोरियल के साथ। जय हिंद, जय भारत।